इसलिए उसका नाम क्या रखा, और आपको ध्यान हो मार्केटर को लिखा था वेरी इंपॉर्टेंट। एक आपने मोस्ट किसको लिखा था, बेलनाकार समक्षेत्रफल, एक नाम लिखा था आप बोन। ये 3 प्रोजेक्शन को विशेष लिखा था। उसके अलावा 2 प्रोजेक्शन इसमें आएंगे। अब यहां पहली बात तो रूढ़ प्रक्षेप वो है कोई विशेष उद्देश्य लेकर और गणितीय विधियों के आधार पर जिन प्रोजेक्शन का निर्माण किया गया है वो सब क्या कहलाते हैं, रूढ़ प्रक्षेप। कोई विशेष उद्देश्य होगा और गणितीय विधियों के आधार पे, इसका मतलब इनमें प्रकाश स्रोत का प्रयोग नहीं होगा। तो पहले तो इसका अर्थ लिख दे, किसी विशेष उद्देश्य को लेकर गणितीय विधियों के आधार पर प्रक्षेपों का निर्माण किया जाता है। प्रक्षेपों का निर्माण किया जाता है। प्रक्षेपों का निर्माण किया जाता है जिन्हें रूढ़ प्रक्षेप कहा जाता है। जिन्हें रूढ़ प्रक्षेप कहा जाता है। जिन्हें रूढ़ प्रक्षेप कहा जाता है। अब इस रूढ़ प्रक्षेप में देखा जाए तो यहां 3 प्रोजेक्शन की बात होती है, एक मौलविड, एक सिनुसॉइडल और एक गोलाकार प्रक्षेप, ग्लोबुलर। लेकिन गोलाकार प्रक्षेप की कोई विशेष उपयोगिता नहीं है, जो सामान्य तौर पर है। लेकिन जब आप देखेंगे कि ये 2 प्रोजेक्शन की जो बात करते हैं, मौलविड और सिनुसॉइडल, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और दोनों पूरा विश्व एक साथ दिखाया गया इन पर। लेकिन विश्व में जो पूरा पार्ट दिखाया गया, अक्षांश देशांतर रेखाओं को, पूरे ग्लोब को, और एक साथ ही दिखाया गया है, तो प्रकाश स्रोत से अपन पूरे ग्लोब को एक साथ दिखाना संभव नहीं है। इसलिए अपने किन का प्रयोग किया है, गणितीय विधियों का प्रयोग किया, उसके आधार पर इसका निर्धारण किया गया है। तो अब लिखना आप 1 नंबर पे मौलविड प्रक्षेप। मौलविड प्रोजेक्शन। और इसको लिख दे मोस्ट, लिखें इसको। जिन प्रोजेक्शन के बारे में अपन कुछ विशेष बातें की है, उन प्रोजेक्शन की दृष्टि से 4थे नंबर का प्रोजेक्शन है ये। इससे पहले आपने एक जगह बॉर्न प्रक्षेप की बात की थी, सम क्षेत्रफल शंक्वाकार लिखा था। एक सम क्षेत्रफल बेलनाकार लैम्बर्ट की बात की थी। एक यथाकृतिक बेलनाकार मर्केटर की बात की थी। और 4थे नंबर का प्रोजेक्शन क्या लिखा है, मौलविड। इसका मतलब बॉर्न, लैम्बर्ट का सम क्षेत्रफल बेलनाकार, मर्केटर और मौलविड, ये 4 प्रोजेक्शन ऐसे हैं जो आपको पेपर में घूम फिर के जरूर नजर आएंगे और बहुत महत्वपूर्ण पाठ के रूप में, और इनका विशेष महत्व भी है। जैसे आपने देखा, मार्केटर तो नेविगेशन में काम आता है,
वितरण मानचित्र में आपने देखा लैम्बर्ट का जो सम क्षेत्रफल प्रक्षेप था बेलनाकार, उसमें आपने कहा कि उष्णकटिबंधीय फसलों के वितरण मानचित्र बनाने में, इसमें आपने कहा चावल है, जूट है, गन्ना है, मूंगफली है, कपास है, चाय है, कॉफ़ी है, नारियल है, रबर है, ये सभी अपने जो बात की थी जो बेलनाकार सम क्षेत्रफल प्रक्षेप जो लैम्बर्ट ने विकास किया था। फिर आपने कहा कि एक बॉर्न प्रक्षेप जिसको सम क्षेत्रफल शंकुआकार प्रक्षेप की बात की थी, रिगोबर्ट बॉर्न ने विकास किया था। उसमें कहा कि बॉर्न प्रक्षेप एक गोलार्ध को ठीक ढंग से दिखाता है, इसलिए गोलार्ध वाला भारत है, अर्जेंटीना है, चिली है, इन देशों का शीतोष्ण कटिबंध का मानचित्र बनाना उपयुक्त है। वितरण मानचित्र गेहूं है, जौ है, जई है, सेब है, सरसों है, ये अपने फसलों का नाम लिखा था उसमें। लेकिन बॉर्न के साथ एक लिमिटेशन थी, अब बॉर्न केवल एक गोलार्ध को ही दिखा सकता है, एक हेमिस्फीयर की जानकारी को बता सकता है। आप चाहो पूरे विश्व में एक साथ गेहूं का वितरण मानचित्र दिखाएं तो बॉर्न या तो उत्तरी गोलार्ध को दिखाएगा या तो पूरा विश्व नहीं दिखा सकता। और पूरे विश्व के लिए शीतोष्ण कटिबंधीय वितरण मानचित्र बनाने के लिए जिस प्रोजेक्शन का उपयोग किया गया वो कौन सा है? मॉलविड है। इसका मतलब बॉर्न और मॉलविड में दोनों में कुछ कॉमन है। कॉमन एक, ये दोनों ही शीतोष्ण कटिबंधीय फसलों के वितरण मानचित्र दिखाते हैं, लेकिन बॉर्न एक गोलार्ध को दिखाता है और मॉलविड पूरे विश्व को दिखाता है। ये एक डिफरेंस है इसमें। अब बात आएगा विश्व में गेहूं है, जौ है, जई है या सेब है, कोणधारी वन है, ध्रुवीय वन है, पोलर वन है, शीतोष्ण वन है, इनकी बात करेगा तो आप समझ जाएं वह कौन से प्रोजेक्शन की बात कर रहा है? मॉलविड की बात कर रहा है। ये तो इसका उपयोग है। और ये क्या है कि सम क्षेत्रफल होने के कारण ही ये जो अपन के इस पर वितरण मानचित्र बनाए जाते हैं जो शीतोष्ण कटिबंध वाले भागों के लिए। दूसरी बात है कि इसकी कुछ विशेषताएं भी अलग हैं, डिफरेंस है, कुछ अलग ढंग से विशेषताएं हैं। मैं प्रश्न के माध्यम से इसके सामने रखता हूं तो अपनी इसकी जानकारी स्पष्ट हो, और जहां कौन सी विशेषता खास है और जब आप देखोगे तो बहुत सी बार उन विशेषताओं को रिपीट किया गया है क्योंकि वो विशेषता कुछ स्पेसिफिक है, अन्य प्रोजेक्शन से अलग है। देखिए पहले तो अपन इसके विकास की बात करते हैं। लिखना इस प्रक्षेप का विकास 1805 ईस्वी में जर्मन मानचित्रकार ब्रेडन मॉलविड ने किया। इसका विकास करने वाले कौन है? नाम ही ब्रेडन मॉलविड है, इसलिए इस प्रोजेक्शन का भी नाम क्या रख दिया? मॉलविड रख दिया। जैसे आपने लिखा ना मर्केटर, तो मर्केटर भी गेरार्डस मर्केटर जो अपन का डच मानचित्रकार थे उनके नाम पे किया था, ऐसे इनका भी नामकरण इसी अपन के विकासकर्ता के आधार पर नाम रख दिया ब्रेडन मॉलविड। इसलिए जो ब्रेडन टर्म तो छोड़ दिया, मॉलविड नाम रख दिया। मानचित्रकार ब्रेडन मॉलविड ने किया। लिखना यह प्रक्षेप सम क्षेत्रफल प्रक्षेप है। यह प्रक्षेप सम क्षेत्रफल प्रक्षेप है, अतः इसे मॉलविड का
सम क्षेत्रफल प्रक्षेप भी कहा जाता है। इसका गुण है इक्वल एरिया होमोलोग्राफिक, इसलिए इसको सम क्षेत्रफल, मोलविड का सम क्षेत्रफल प्रक्षेप भी नाम दिया गया है। नेक्स्ट लाइन लिखना। इस प्रक्षेप में गणितीय विधियों का प्रयोग किया गया है। इस प्रक्षेप में गणितीय विधियों का प्रयोग किया गया है। गणितीय विधियों का प्रयोग किया गया है। गणितीय विधियों का प्रयोग किया गया है। लिख दिया। अब देखिए, इसका मैं एक उदाहरण रखता हूं, प्रश्न रखता हूं, उस प्रश्न से आप देखिए कुछ बातें इसकी फॉर्मूला से जानकारी है। प्रश्न लिखा, RF 1:32 करोड़ पर एक मोलविड प्रक्षेप की रचना करें, जिस पर अक्षांशीय व देशांतरीय अंतराल 30 डिग्री हो। अक्षांशीय अंतराल भी 30 रख दिया और देशांतरीय अंतराल भी 30 रख दिया। इसमें कोई प्रकाश स्रोत का प्रयोग नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, गणित का प्रयोग है, गणितीय विधियों का प्रयोग है। उन विधियों में जो अपन के सूत्र हैं, उन सूत्र के आधार पर अक्षांश देशांतरों के बीच की दूरी तय होती है और उस दूरी के आधार पर अक्षांश खींचे जाते हैं और देशांतर बनाए जाते हैं और पूरे विश्व को एक साथ दिखाने का प्रयास किया जाता है। लिख दिया। अब एक सूत्र तो आप क्या लिख रहे थे, पृथ्वी के घटाए गए वृत्त का पृथ्वी के घटाए गए वृत्त का अर्धव्यास, और इसका क्या सूत्र लिख रहे थे, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे दी गई RF की हर संख्या। और वास्तविक अर्धव्यास कितना है, 64 करोड़ बटे RF की हर संख्या कितनी है, 32 करोड़। और इसमें भाग दिया तो कितनी बार गया, 2 सेंटीमीटर इसका मान आ गया। सिंपल रूप में क्या आ सकता है, इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन रख ली।
ये तो अपन ने पूर्व में भी चर्चा की है। इस नियम के आधार पे इस प्रोजेक्शन में दो बातें थोड़ी अलग हैं। दो बातें क्या अलग हैं? जब पूरे विश्व का जब अपन मानचित्र प्रक्षेप बनाएंगे तो कहता है 90 डिग्री पूर्वी 90 डिग्री पश्चिमी दोनों देशांतर मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं। पूर्ण वृत्त और दीर्घ वृत्त में फर्क समझते हो क्या? पूर्ण वृत्त का मतलब है चारों तरफ की त्रिज्या बराबर हो। जैसे मैं आपके सामने कहूं, जैसे मैंने आपके सामने ये वाला पार्ट बनाया, ये केंद्र बिंदु, यहां से मान लो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 और ये भी, चारों तरफ की दूरी क्या है? और यदि ये आपके सामने मैंने ये वृत्त बनाया तो ये कैसा वृत्त है? पूर्ण वृत्त है। और यदि ऐसा ही मैं एक दूसरा आपके सामने बनाया, और देखिए आपके सामने इस रूप में, और तो ये पूरा वृत्त नहीं है, ये कैसा वृत्त है? दीर्घ वृत्त है। या फिर मैंने देखो आपके सामने ये और ये है तो गोल रूप में लेकिन अंडाकार शेप में हो गया। या फिर मैंने आपके सामने एक ऐसा ये बनाया, इसका मतलब यहां से जब आपने जो केंद्र से ले रहे हो, ये चारों तरफ की दूरी बराबर, चारों तरफ की दूरी बराबर नहीं है तो उसको नाम दिया जाता है दीर्घ वृत्त। उसको नाम क्या देते हैं? और चारों तरफ की दूरी बराबर होगी तब उसको नाम क्या दिया जाता है? पूर्ण वृत्त, जो अपन के ग्रेट सर्किल के पार्ट के रूप में होता है। जैसे आप कहते हो ना, कोई भी दो विपरीत देशांतर मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं। कोई भी दो विपरीत, विपरीत समझे क्या? जैसे कहा था ना, किसी, जैसे मैंने कहा 120 डिग्री, जैसे मैंने कहा पूर्वी देशांतर, तो पूर्ण वृत्त कौन सा बनाएगा? फिर 180 में से 120 को घटाए तो कितना बचा? तो 60 डिग्री जो अपन के कौन सा है? पश्चिमी। वह दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? एक पूर्ण वृत्त बनाएंगे। जैसे मैं कहूं पृथ्वी पर जो ग्रेट सर्किल हैं, जिसको आप वृत्त के रूप में जानते हो, वो एक तो विषुवत रेखा वाला है और बाकी सारे देशांतर वाले हैं। देशांतर में कितने बनते हैं? 180 पूर्व में, 180 पश्चिम में। तो 180 देशांतर के आधार पे और एक विषुवत रेखा, बाकी के अन्य अक्षांश है वो ग्रेट सर्किल का पार्ट नहीं होते हैं। वो फिर धीरे धीरे दोनों की तरफ जाते हैं तो अक्षांश वृत्त क्या होते जाते हैं? छोटे होते जाते हैं। तो कहते हैं पूर्ण वृत्त का निर्माण होता है, वो 90 डिग्री पूरा होता है, 90 डिग्री पश्चिम होता है। अब मैं इस प्रोजेक्शन की बात करना चाहता हूं, इसमें क्या करना चाहते हो, क्या जानकारी बताना चाह रहे हैं? जो अपने वाले सूत्र का जो कुछ पार्ट है जो इसमें उपयोग आएगा, देखिए बनाएंगे बाद में, पहले मैं इसको एक बार डिजाइन के रूप में आपके सामने बना रहा हूं। ये पार्ट आपके सामने, ये देखिए, ये ग्रीनविच रेखा है। ये ग्रीनविच रेखा है और इस ग्रीनविच रेखा से जब आप देखिए बीचों बीच, क्या इतना ही पार्ट बना दिया? क्या इसका इतना ही? इस तरीके से अक्षांश होंगे, उत्तर से दक्षिण क्या होंगे? देशांतर होंगे। तो यदि मैं आपके सामने कहूं कि ये ग्रीनविच रेखा है जो बिल्कुल सरल रेखा के रूप में, और इस ग्रीनविच से मैंने ये आधा वृत्त बनाया, ये आधा वृत्त,
और इधर भी आपके सामने ये आधा वृत्त बनाया, तो दोनों मिलकर क्या बन गए, एक पूर्ण वृत्त। तो ये कहता है कि ये जो आधा वृत्त है ये 90 डिग्री इधर तो क्या है पूर्वी, और इधर ये 90 डिग्री क्या है पश्चिमी। कहता है 90 डिग्री पूर्वी 90 डिग्री पश्चिमी, ये दोनों देशांतर मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं। बाकी के कोई भी दो देशांतर मिलकर पूर्ण वृत्त का निर्माण नहीं करेंगे। कैसे नहीं करेंगे, आप देखिए, आप इसके सामने की जो जानकारी है, ये कहता है यहां से यहां तो एक ग्रीनविच की जितनी लंबाई है इतनी लंबाई इसकी है, ठीक है, इस वाले पार्ट की जो ग्रीनविच रेखा की है। अब वो क्या कहता है, इस वाले भाग से जस्ट इतनी मैंने और आगे लाइन खींची, यहां से जितना पार्ट था इतना ही आगे लाइन खींच दी, जितना इधर पार्ट था इतना ही और लाइन खींच दी आगे। यहां से यहां ये तो कौन सी थी, ग्रीनविच, तो ग्रीनविच रेखा की जितनी लंबाई थी उतनी 90 डिग्री पूर्व व पश्चिम थे, क्योंकि चारों तरफ वृत्त बना है तो दूरी बराबर थी। अब अपन ने क्या किया, इतनी ही दूरी और इधर बढ़ा दी, इतनी दूरी और बढ़ा दी। इस जो लाइन की लंबाई, इस लाइन की लंबाई में कोई संबंध आया क्या समझ में है? ये लाइन इतनी है यहां से यहां तक, और अपन कह रहे हैं कि इस केंद्र से लेकर यहां जितनी दूर है इतनी और खींच दीजिए, इसको क्या बना दिया, जीरो विषुवत रेखा। और यहां से यहां जितनी दूरी है इतनी दूरी यहां और खींच दी, ये क्या बना दिया, विषुवत रेखा। तो क्या इस लाइन में कोई संबंध समझ में आया क्या? इस लाइन से ये लाइन क्या होगी, दुगनी, या यूं कह सकते हो आप, इस विषुवत रेखा से ग्रीनविच रेखा की लंबाई क्या है, आधी। ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। ग्रीनविच रेखा की लंबाई विषुवत रेखा से क्या होती है, आधी होती है। पहली बात तो दो जानकारियां बहुत पूछता है इसकी विशेषताओं में, इसको जानबूझकर ऐसा बनाए, गणितीय गणना में है ये। कहता है 90 डिग्री पूर्वी व 90 डिग्री पश्चिमी दोनों देशांतर मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं। और ये जो पूर्ण वृत्त बनाएंगे इसकी जो ये त्रिज्या है वो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या का मतलब अर्धव्यास, इसका अर्धव्यास का जो सूत्र कहता है 90 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी। देशांतर की जो त्रिज्या होगी वो कहता है √2r, r का मतलब रेडियस। ये r अपने बड़ा वो रखा है जो वास्तव में प्रश्न में RF दी हुई है। कहता है इसकी ये त्रिज्या का मान क्या होगा, √2r। अब √2 तो फिक्स मान है और r क्या है, पृथ्वी के घटाए गए वास्तविक जो अपन कहें घटाए गए वृत्त का अर्धव्यास, ये क्या था 2, ये आपने लिखाना हुआ है। तो √2 को किससे गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें। ये √2 से 2 को जब गुणा करोगे तब ये मान आएगा किसका, 90 डिग्री पूर्वी व 90 डिग्री पश्चिम का क्या आएगा, ये अर्धव्यास। ये कौन सा पार्ट आया, अर्धव्यास। अब इसका सूत्र चेक कर लें क्या है, √2 जो सूत्र है, फिर गुना क्या बन जाएगा 2, यही तो बनेगा, वो r है। तो पहले √2 को आप इसका मान निकालें, √2 का मान क्या आएगा, मोबाइल से नहीं, मैं यहां लिख देता हूं 90 डिग्री पूर्वी व 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर का देशांतरीय पूर्ण वृत्त का अर्धव्यास
सूत्र लिखा, अर्धव्यास कह दे या त्रिज्या √2r, फिर √2 का अंडर रूट किया, चेक कर लेते इसको क्या आता है। एक अंडर रूट ऐसा पार्ट है जो सांख्यिकी में स्टैंडर्ड डिवीजन में भी आएगा और यहां भी कुछ पार्ट की जानकारी है, बाकी बहुत ज्यादा है नहीं। और जिनके पास मैथ विषय रहा है तो उनको समस्या नहीं है। आर्ट्स वालों के लिए जरूर थोड़ा सा अंडर रूट का मामला मुश्किल कर देता है। 36 का तो ठीक है, 25 का भी ठीक है, 36 का 6, 25 का 5 है, 16 का 9 का 3 है, तो ये तो ठीक ठीक है। 8 का आते ही संकट शुरू हो जाएगा। इस बार जैसे पेपर में था 8 का ही अंडर रूट, जो स्टैंडर्ड डिवीजन का प्रश्न था उसमें 8 के अंडर रूट का मान था 2.82 के आसपास का मान था, वो प्रश्न दिया था इस बार। तो जैसे अंडर रूट में नियम है कि जिसमें भाग जाए उतने का ही भाग जाना चाहिए, तो 2 का तो अपन 2 बार देंगे तो 4 तो जा नहीं सकता। 1 का दिया, 1 एकम 1, जितनी बार भाग दिया है वो अपन इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे प्लस। 1 और 1 ये तो क्या बन गई 2, 2 में से 1 गया तो क्या 1। हमेशा 2 अंकों का जोड़ा उतरता है, ये ध्यान रखना है। जैसे आपने 2 अंकों का जोड़ा उतारा, यहां क्या लगा दिया पॉइंट। अब इसमें इतनी संख्या रखें कि जिसका उतनी बारी भाग दो। जैसे 1 रखें तो 21 एकम 21 ज्यादा जा सकता है, 2 रखें तो 22 दूनी 44 2 बार गया, 3 रखें तो 23 69, 4 रखें तो 24 96 4 रखा जा सकता है, 5 रखें तो 25 25 125 ज्यादा चला जाएगा। इसका मतलब आपने क्या रखा 4, तो 4 का ही भाग जाएगा और 4 का भाग दिया तो 24 कितना आया 96, कितने बच गए 4। जैसे 4 का गया तो प्लस क्या कर दिया 4, 24 और 4 28। जैसे डबल जीरो उतारा, फिर अब इसमें 1 का भाग दे तो 281 बनेंगे, तो 281 एक बार, 2 का रखे तो 282 400 से ज्यादा चला जाएगा। इसका मतलब क्या आएगा इसमें 1 281 1, और ये कितना बचा 10 में से 1 गया तो 9 8 1 1 119 बचा, और ये भाग 1 बार गया तो प्लस 1, तो ये कितना बन गया 282। फिर ये डबल जीरो उतारा। अब 282 में जितने का भाग दें, जैसे अपने दिया इसको 1 2800 3 4 बार चला जाएगा। 4 का मतलब 4 चौक 16 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 8 चौक 32 3, 4 8 3 11, सही है 4 बार जाएगा 11296। पॉइंट से आगे मैं आपको 3 तक ले गया। इसको जैसे 4 रखा तो 4 का यहां रखा तो 4 इसमें रख के 4 का भाग दिया तो ये संख्या आई, फिर नीचे इसमें से घटाएंगे तो फिर अगला मान आएगा। इसका मतलब √2 का मान क्या आएगा 1.414 आएगा। और आपको लगता है कि भाई ये तो सही आया कि नहीं आया, तो 1.414 गुना 1.414 गुना कर लें, देखें क्या मान लगभग 2 आ रहा है। क्या 2 आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। ठीक, तो ये मान आ गया, सूत्र में रख दिया। सूत्र में अब क्या रखा अपने 1.414 गुना 2, यही तो रखना है। 2r वो अपने को निकाला हुआ है, पृथ्वी के घटाई गई वृत्त का अर्धव्यास। अब आपने इसको किया गुना 4 दूनी 8 2 8 2 एकम 2, 2.828 सेंटीमीटर। ये किसका मान है 90 डिग्री पूर्वी व 90 डिग्री पश्चिमी
जो दोनों देशांतर मिलकर क्या बना रहे थे, एक पूर्ण, उस वृत्त की क्या है, ये अर्धव्यास त्रिज्या है। ये इसमें ये त्रिज्या निकाली जाती है। ये गणितीय सूत्र है, कैलकुलेशन है, ये फिक्स है। ये सूत्र दिया है ना, √2r। अच्छा, आपको पता है कि यदि आपने ये निकाला, लिखना बाद में, अभी एक बार समझ लें इस बात को, ये सूत्र के आधार पे आपने निकाला। अब मैं आपको वापिस इस वाले पाठ पे लाता हूं। ये 90 डिग्री पूर्वी, 90 डिग्री पश्चिमी, इसी का तो निकाला है आपने। इसका मतलब यहां से यहां तक का मान कितना है, 2.828, यही तो है। अब बताइए इसका मान, तो ये आया। तो इससे आप देखो, इसका जो त्रिज्या ये है, तो यहां से यहां तक की ये जो कंप्लीट पार्ट है, ये कितना बड़ा है। ये एक पार्ट था, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, और ये, जैसे ही आप विषुवत रेखा की बात करेंगे तो इसी को 4 से गुना कर देंगे। बस किससे गुना कर देंगे, 4 से गुना कर दे, तो विषुवत रेखा वाला आ जाएगा। जो अपने कहा था ना आपके सामने इसकी, कि यहां जो अपने कहा ये ग्रीनविच रेखा की जो लंबाई है, इस लंबाई से ये अपने दुगनी बताई थी, और ग्रीनविच रेखा का आधा भाग है, ये अपने क्या बताया, इसका अर्धव्यास। तो इतना ही इधर है, इतना ही इधर है, डबल है। तो कहता है कि विषुवत रेखा के लिए जब सूत्र आएगा ना, तो सूत्र आ जाएगा 4√2r, ये सूत्र आ जाएगा। ये किसके लिए आ जाएगा, विषुवत रेखा के लिए। और अभी जो आपने ये सूत्र किसके लिए रखा है, 90 डिग्री के लिए। तो पहले तो आप इस वाला पार्ट करें, इस वाले पार्ट को करें। अच्छा, ऐसी कैलकुलेशन नहीं पूछेगा, पूछेगा क्या वो समझ लें। पूछेगा 90 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतरी वृत्त का अर्धव्यास ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो सूत्र ध्यान रखना, √2, बस इतना पूछेगा। प्रश्न ये पूछ सकता है बस, बाकी कैलकुलेशन नहीं पूछेगा। कभी √रूट में उलझ जाए और आ जाए तो बना देंगे, √रूट कर देंगे उसका।
ये तो मैंने कैलकुलेशन किया है कि ये अपन ने इसको आर को 32 करोड़ लिखकर अपन ने 2 कर लिया, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है RF 1:25 करोड़ लिख देता, 1:30 करोड़ लिख देता, तो ये पॉइंटों में और भी ज्यादा मान आ सकता था। अभी तो आपने ये √2 का ही मान निकाला है, ये तो फिक्स है कि सूत्र में यही है। उसके बाद आपको जो पृथ्वी के घटाए गए वृत्त का अर्ध व्यास है उससे गुणा करना है, ठीक है। लेकिन ये आपको निकालना होगा, ये वाला पार्ट मिलेगा नहीं ये अपने को। और ये कहां से निकला? ये अपने प्रश्न से निकला कि अपने RF क्या लिख रखी थी, 1:32 करोड़, और ये 32 करोड़ के आधार पर पृथ्वी के घटाए गए वृत्त का अर्धव्यास, जो वास्तविक अर्धव्यास 64 करोड़ में 32 करोड़ का भाग दिया तो 2, तो ये 2 वाली संख्या यहां से आई है। और मान लो ये होता, मान लो 10 करोड़, 10 करोड़ होता तो फिर क्या आ जाता 6 और 6.4 आता, तो फिर आप क्या करते, ये √2 ये मान गुना फिर क्या होता 6.4 हो जाता। समझ गए होंगे शायद, इसका मतलब फिक्स है। अब ये कहना ये चाहता है कि यदि इसकी लंबाई, ये जो लंबाई है जो 90 डिग्री, ये अपन का पूर्वी है, ये वाला भाग पश्चिमी है। इसकी लंबाई आपने देखा जैसे 2.8 के आसपास कुछ आ रही है, ठीक है। तो इसकी दूरी ये है, तो ये कंप्लीट विषुवत रेखा की लंबाई कितनी होगी? इतना इतना डबल, और इतना ही इधर है तो कितना हो गया 4 गुना। इसलिए इसको क्या किससे कर दिया अपन ने, 4 गुना √2r। सिंपल सी बात है। क्यों बताया अपन ने? क्योंकि ये जो 90 डिग्री वाला है ये चौथा हिस्सा है इस कंप्लीट लाइन का। जब इसके 3 भाग शेष है तो 4 से गुना कर दें तो विषुवत रेखा का मान आ जाएगा। और पूछ सकता है विषुवत रेखा की लंबाई कितनी होगी, तो विषुवत रेखा की लंबाई के लिए फिर आपको क्या चाहिए, 4 गुना √2, यहां तक नो चेंज, कोई चेंज नहीं होना है। बाद में क्या आएगा, रेडियस r, जो आपके प्रश्न के अनुसार आएगी। 6.4 है तो फिर 6.4 से गुना करके उससे गुना कर देंगे, उसकी लंबाई आ जाएगी। अब लिखना आगे आप इसी में एक जानकारी और लिखें, इसमें नोट करके लिखना। लिखना प्रधान मध्याह्न। प्रधान मध्याह्न का मतलब कौन सी रेखा, ग्रीनविच। प्रधान मध्याह्न रेखा की लंबाई से विषुवत रेखा की लंबाई विषुवत रेखा की लंबाई दोगुनी होती है। विषुवत रेखा की लंबाई दोगुनी होती है। ग्रीनविच रेखा की लंबाई से विषुवत रेखा की लंबाई दोगुनी होती, ऐसा भी कह सकते हैं। ग्रीनविच रेखा की लंबाई विषुवत रेखा से आधी होती है, आधी भी कह सकते हैं, दोगुनी है तो। लिखना भूमध्य रेखा की लंबाई, सूत्र 4 गुना √2r।
4 गुना √2r, अर्थात प्रक्षेप में बनाए गए पूर्ण वृत्त की त्रिज्या, पूर्ण वृत्त कौन सा? 90 डिग्री, अर्थात प्रक्षेप में बनाए गए पूर्ण वृत्त की त्रिज्या की 4 गुना होती है। पूर्ण वृत्त की त्रिज्या की 4 गुना होती है, इसलिए अपन ने 4 से गुना कर दिया। ये मान आपने निकाल ही रखा था, √2r का मान था, उसको किससे गुना कर देना? 4 से गुना कर दें। इसका मतलब विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की लंबाई आ जाएगी। उसके बाद जब अपन का ये एग्जैक्ट जो लंबाई आई है, उस लंबाई के आधार पर फिर प्रोजेक्शन का निर्माण होता है, और फिर उसको बराबर बराबर विषुवत रेखा को 30-30 डिग्री के अंतराल पे डिवाइडेशन करते हैं। क्योंकि अपने अक्षांश अंतराल क्या लिखा? 30, और देशांतरीय अंतराल क्या लिखा? 30 लिखा है। तो देशांतरों के बीच का जो बिंदु है वो लगभग सब जगह बराबर रहेगा, और उसके आधार पर कंप्लीट देशांतरों को दिखाया जाएगा। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये जो लाइन है जिसको अभी आपके सामने मैंने कहा है, ये ग्रीनविच रेखा की जो लंबाई है, ये विषुवत रेखा की लंबाई से क्या है? आधी। पहली बात तो या आप यूं कह सकते हो, ग्रीनविच रेखा से विषुवत रेखा की लंबाई दुगनी है, और इस ग्रीनविच रेखा का ये जो पार्ट यहां से यहां जो आधा पार्ट है, इतना ही आधा पार्ट इधर है, इतना ही आधा इधर है, इतना ही यहां है। इसका मतलब ये क्या बन रहा है? एक पूर्ण वृत्त। और पूर्ण वृत्त का जो अपन के पार्ट है, ये क्या है? त्रिज्या r। इसकी r अपने को ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या लगाया? √2r। तो r का मान अपने को मिला था जो 2 था, √2 का मान निकाला, उससे गुना किया तो ये आ गया। फिर कह रहे कि विषुवत रेखा की लंबाई कितनी होगी? तो कह रहे हैं कि ये भी तो जो अपन के त्रिज्या ही है, ये कहता है इससे इतना आधा भाग और इतना आधा कितना हुआ? दुगना। और इससे अपन के विषुवत रेखा कितनी है? जस्ट डबल। तो इसका मतलब कितना हो गया? 4 गुना त्रिज्या का। ये त्रिज्या तो है 2.8। ये इधर भी क्या है? 2 और इधर भी कितना है? 2 ये त्रिज्या है। तो कहता है इस 90 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी देशांतर की जो त्रिज्या का पार्ट है, उससे 4 गुना विषुवत रेखा की लंबाई होगी। समझ गए होंगे शायद। इसलिए अपन ने इसको क्या कर दिया? 4 से गुना कर दिया। ये कैलकुलेशन है, गणितीय विधि की बात करता है। अब प्रोजेक्शन बनता कैसे आगे, उसकी देखिए आप रचना। अब मैं फिर आपके सामने दोबारा इस लाइन को खींचता हूं, जिससे आपको ठीक ढंग से जानकारी समझ में आए। ये लाइन मैंने खींची विषुवत रेखा, और यदि ये विषुवत रेखा मान लो मैंने कहा कि 10 सेंटीमीटर है, तो ग्रीनविच रेखा कितनी आएगी? 5। इससे आधी आधी है क्या, या कम ज्यादा है? आधी है। नहीं भी है तो मान लो इसको। ये विषुवत रेखा की लंबाई है, ये किसकी लंबाई है? ग्रीनविच रेखा की लंबाई है। और इसको और स्पष्ट करने के लिए आपके सामने ये है कि ये जो पार्ट है इसको एक पूर्ण वृत्त बना दिया। ये क्या बना दिया? पूर्ण।
और ये वृत्त जो आपने बनाया है, ये वृत्त कितने डिग्री वाला है? ये 90 डिग्री है इधर भी, और इधर भी कितने डिग्री है? हालांकि चारों तरफ इसकी अपन की त्रिज्या क्या है? बराबर है इस केंद्र से, इसलिए अपन का पूर्ण क्या बन रहा है? वृत्त। सबसे ज्यादा ये प्रश्न आया है 90 डिग्री पूर्वी व 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं, ऐसा एक ही प्रोजेक्शन है, वो कौन सा है? मौलवी। ये यूनिक जानकारी है इसकी। अब देखिए इसकी जो अपन अन्य जानकारियों की जो बात करें, ये जैसे मैंने इसमें ये लिखा आपके सामने, ये लिखा 30, ये क्या लिख दिया 60, ये 90, फिर ये लिखा आपके सामने 120, फिर ये 150 और ये 180, 30-30 का अंतराल है। इधर भी आपके सामने 30, ये 60, ये 90, ये 120, ये 150 और ये 180। इन वाले पार्ट को मिलाकर फिर अपने को देशांतर बनाने हैं। अब देखिए आप, ये 30 डिग्री और इधर भी ये कितने डिग्री है? 30। लेकिन 30 डिग्री जो पूर्वी व पश्चिमी दोनों मिलकर क्या पूर्ण वृत्त बना रहे हैं? दीर्घ वृत्त, ऑब्लिक जिसको अपन कहें। फिर ये कितने डिग्री है? ये 60 पूर्वी और ये क्या है? 60 पश्चिमी। ये तो 0, ये 30, ये 60, ये 30 और ये 60। फिर देखिए, फिर ये आपके सामने कितने डिग्री है? 90 के बाद 120, 120 के बाद ये कितना है? 150, 150 के बाद ये कितना है? 180। ऐसा इधर 90 के बाद 120, 120 के बाद 150 और 150 के बाद ये 180। और आपने देखा किनारे वाले भाग जाते जाते थोड़ी सी विकृत होने लग गया। क्या एग्जैक्ट ग्लोब है? नहीं है, विकृति है इसमें। और ये ऊपर लिख दिया मैंने नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और नीचे लिख दिया दक्षिणी ध्रुव। तो बिल्कुल बारीक पॉइंट आती, बारीक लाइन आती हैं और ध्रुव पर आकर सारी मिल जाती हैं। और ये लाइन जिसको अपने का ये क्या है? 0 डिग्री विषुवत रेखा है। फिर आप देखिए अक्षांशों के बीच की दूरी, ये मैंने आपके सामने लिखा ये 30, ये लिखा 60 और इसको मैंने लिख दिया 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। क्या अक्षांश वाली लाइन को देख के आपको समझ में आया क्या बीच की दूरी घट रही है या बराबर है? हैं? ये दूरी 0 से 30 और 30 से 60 दोनों बराबर हैं क्या? इसका मतलब क्या हुआ? विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांशों के बीच की दूरी घटती है। ऐसा ही दिखाई इसको, ये कैलकुलेशन है, गणितीय गणना है इसी तरीके से। और ऐसा ही दक्षिण में ये आपके सामने दिखाया 30 और ये दिखाया मैंने 60 और इसको दिखाया आपके सामने 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। इस प्रकार का पूरे विश्व का प्रोजेक्शन बनता है ये। और ये जो 90, ये 120, 150 और ये 180 डिग्री पूर्वी और इधर ये 120, 150 और 180 डिग्री पश्चिमी। और अब मैं जो पूर्ण वृत्त है उसको फिर मैं शेडिंग कर देता हूं। 90 डिग्री ये जो अपन कहीं पूर्वी और 90 डिग्री ये वाला पार्ट है पश्चिमी। ये मिलकर क्या बनाते हैं? पूर्ण वृत्त। बाकी के कोई पूर्ण वृत्त नहीं है। 120 इधर, 120 इधर, इसका मतलब इस वाले भाग की त्रिज्या ज्यादा हो जाएगी, ग्रीनविच रेखा वाले पार्ट पे छोटी हो जाएगी।
30 डिग्री वाला देखें, 60 डिग्री वाला देखें, 120 वाला देखें, 150 देखें, चाहे 180 देखें, सभी बाकी के देशांतर मिलकर दीर्घ वृत्त बनाते हैं, पूर्ण वृत्त का निर्माण नहीं करते हैं। और पूरा विश्व इस प्रकार से बनाया जाता है। अब ऐसा एक चित्र बनाएं। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी का निर्धारण गणितीय गणना है भाई, गणितीय गणना है, सूत्र है, उस टेबल के मान के आधार पे है ये, जो बीच की दूरी घटती हुई जाएगी। इस प्रक्षेप को ऐसे डिजाइन किया गया है, हालांकि किनारे वाले भागों में जाकर विकृति आ गई और आपको दिख रहा है कि ये एग्जैक्ट ग्लोब के रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको प्रयास किया गया है कि इस तरीके से आप विषुवत रेखीय भाग हैं, उन भागों के पास की मापनी को थोड़ा छोटा रखा गया है, ध्रुवों के पास की मापनी थोड़ी बड़ी रही है अक्षांशों के संदर्भ में, और बीच वाले जो भाग ना शीतोष्ण कटिबंध वाले भाग, उन वाले भागों को इसको ठीक ढंग से सम क्षेत्रफल के गुण में बनाया गया है, अब जिससे इस पर क्षेत्रफल शुद्ध दिखाया जाए। तो इस तरीके से गणितीय गणना करके और शीतोष्ण कटिबंध या मध्य अक्षांशीय भागों के वितरण मानचित्र बनाने के लिए इसको ऐसा निर्मित किया गया है, जिसमें गणितीय विधियों का प्रयोग किया गया है। बहुत पहले ऐसा प्रश्न भी आता था, इसको चित्र में बना देते थे तो पूछते थे कि ये कौन सा प्रोजेक्शन है, नाम ही पूछते थे, ऐसा ही प्रश्न आता था। लेकिन अब आप इसको देख लिया होगा। अच्छा, सिनुसोइडल भी इसका जैसा है, इसका भाई है वो भी, लेकिन उसमें थोड़ा अंतर है। कितना अंतर है?
जैसे मैंने आप कहूँ कि आपने प्याज देखा हो, ओनियन, प्याज के अंदर एक नीचे की तरफ पूंछ निकली होती है और ऊपर भी रहता है। तो इसका पार्ट जो ये तो पेट क्या है, इसका फैला हुआ है, उसका पेट तो कम फैला हुआ है और ऊपर नीचे थोड़ा उभरा हुआ है, तब वो सिनुसोइडल हो जाएगा। तो सिनुसोइडल भी इसका जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। बना लिया? अब देखो एक बार मैं आपको समझा देता हूं इसकी विशेषता क्या है, क्योंकि आपने जैसे ही मॉलविड का नाम लेंगे तो ये चित्र आपके सामने आना चाहिए, तो अपने को विशेषताएं भी ध्यान रहेंगी और उपयोग तो इसके नाम में ही है। अब मॉलविड जो ब्रेडन मॉलविड ने विकास किया था 1805 ईस्वी में, तो ये सम क्षेत्रफल का गुण है, इसमें इक्वल एरिया का गुण है, यह होमोलोग्राफिक प्रोजेक्शन के रूप में है। देखिए आप, ये कहता है सभी अक्षांश जो वृत्त हैं, अक्षांश पूर्ण वृत्त के रूप में रहते हैं, लेकिन ये पूरी लाइन जो दिख रही है आपको, सभी जो अक्षांश वृत्त हैं वो विषुवत रेखा के समानांतर हैं, पैरेलल हैं। ठीक है, विषुवत रेखा के समानांतर खींचे गए हैं। दूसरी बात, ध्रुव को वास्तविक रूप में क्या दिखाया है, बिंदु दिखाया, डॉट है, इसका मतलब ध्रुव की जानकारी भी सही है। ऐसा पूछ लेते हैं कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्शन हैं जिन पर ध्रुव को सही दर्शाया जाता है, फिर लिख देगा बॉर्न, मॉलविड, इस तरीके से। फिर उसमें लिख दिया आपको बेलनाकार सम क्षेत्रफल, तो फिर आपको ध्यान देना पड़ेगा कौन से में ध्रुव को डॉट दिखाया है। तो बॉर्न में भी डॉट दिखाता है, यहां भी डॉट दिखा रहा है, और बेलनाकार सम क्षेत्रफल में ध्रुव उतना ही बड़ा था जितना विषुवत रेखा थी, इसका मतलब वो अशुद्ध था। मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया है आपको ये। तो ध्रुव जो वास्तव में डॉट की तरह है। दूसरी बात क्या कहता है, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर अक्षांशों के बीच की दूरी घटती है। ये गणितीय गणना इस तरीके से की है, अब बीच की दूरी घटती है। ठीक, फिर कहते हैं देशांतर। देशांतर रेखाओं में कहता है ग्रीनविच रेखा है, ये जो लाइन, ये कैसी लाइन है, सीधी। क्या इस लाइन के अलावा बाकी कोई भी देशांतर रेखा सीधी है क्या? नहीं। इसका मतलब ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा वो एक सरल रेखा है, सीधी, और सरल रेखा हमेशा कोई भी अक्षांश वृत्त को कैसे काटेगी, समकोण पे। तो ग्रीनविच रेखा सभी अक्षांश वृत्तों को कैसे काटेगी, समकोण पे। बाकी सारी देशांतर रेखाएं कैसी हैं, वक्र, कर्व के रूप में घूमते हुए, वक्राकार। और वक्र के रूप में भी वक्र की आवृत्ति जो बढ़ रही है, वक्र का जो स्वरूप है वो जैसे जैसे ग्रीनविच रेखा से आप दूर जाएंगे वैसे वैसे अपन के देशांतर रेखाओं की वक्रता क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो कहता है ग्रीनविच रेखा से दूर जाने पर देशांतर रेखाओं की वक्रता बढ़ती है और वो अक्षांशों को तिरछे रूप में काटती हैं। सीधे रूप में केवल एक ही काटेगी, वो कौन सी है, सरल रेखा। और सरल रेखा कौन सी है, केवल ग्रीनविच। ये ध्यान रखना है, ग्रीनविच के अलावा कोई भी देशांतर रेखा सरल रेखा नहीं है, एक ही है। और ये सभी अक्षांशों को समकोण पर काटती है। बाकी सारी देशांतर रेखाएं अक्षांश वृत्तों को कैसे काटेंगी, तिरछे रूप में काटेंगी। फिर क्या कहते हैं, 90 डिग्री पूर्वी व 90 डिग्री पश्चिमी दोनों देशांतर मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं। इसके अलावा सभी देशांतर क्या हैं, दीर्घवृत्त। कैसे हैं, जैसे मैं कहूं कि ये 30 डिग्री वाला है, तो 30 डिग्री वाला भी गोल तो है लेकिन ये वृत्त नहीं है, ये अंडाकार रूप में दीर्घवृत्त है। तो कहते हैं 90 डिग्री पूर्व 90 डिग्री पश्चिम पूर्ण वृत्त बनाते हैं। बाकी सभी देशांतर क्या बनाते हैं, दीर्घवृत्त। चाहे मैं कह दूं 120 पूर्व 120
पश्चिम। जब मैं कह दूं 150 पूर्व 150 पश्चिम, तो 60 डिग्री पूर्व और 60 डिग्री पश्चिम, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? दीर्घवृत्त बनाते हैं। फिर क्या कहता है? ग्रीनविच रेखा की लंबाई विषुवत रेखा से आधी होती है, या दूसरे शब्दों में क्या कह सकता है? विषुवत रेखा से ग्रीनविच रेखा आधी होती है, या ग्रीनविच रेखा से विषुवत रेखा की लंबाई दुगनी होती है। ये लाइन भी लिख सकता है। इस ग्रीनविच रेखा से इस विषुवत रेखा की लंबाई क्या है? जो अपन कहें ग्रीनविच रेखा से दुगनी, और विषुवत रेखा से जब आप ग्रीनविच की बात करेंगे तो क्या आएगी? आधी आएगी। फिर कहता है विषुवत रेखा की मापनी अशुद्ध है। विषुवत रेखा की मापनी, वास्तविक जो इसकी मापनी होनी चाहिए उससे ये छोटी है। और कहता है विषुवत रेखा से 5 डिग्री अक्षांश तक अक्षांश वृत्तों की मापनी अपनी वास्तविक मापनी से छोटी है। और कहता है 45 डिग्री से ज्यादा जाएंगे अक्षांश, तो 45 डिग्री से और ध्रुव की तरफ जाएंगे तो वहां वास्तविक रूप से अक्षांशों की मापनी बड़ी है। तो सही मापनी तो कहां हुई? लगभग 5 से बाद में, और कहां तक? 45। तो कहता है इसके बीच में तो शुद्ध है। 45 से ऊपर ध्रुव की तरफ जाते हैं तो अक्षांश अपनी वास्तविक मापनी से कुछ बड़े हैं, और 0 से 5 डिग्री तक अक्षांश वृत्तों की मापनी वास्तविक रूप से छोटी है। तो कहता है कि विषुवत रेखा की मापनी अशुद्ध है। दूसरे शब्दों में मैं ये कह सकता हूं, विषुवत रेखा अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी है, अपनी वास्तविक लंबाई से। दूसरी बात, ग्रीनविच रेखा की मापनी भी अशुद्ध है। ग्रीनविच रेखा अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी है। इसका मतलब विषुवत रेखा की मापनी भी अशुद्ध है, ग्रीनविच रेखा की मापनी भी अशुद्ध है। ये किन वाले क्षेत्रों के लिए कह रहा है? मध्य अक्षांश के जो भाग हैं, 30 के आसपास के जो भाग हैं, उन भागों के लिए इस पर सम क्षेत्रफल का गुण पाया जाता है, जिसको नाम दिया जाता है अक्षीतोष्ण कटिबंधीय भागों के वितरण मानचित्र बनाए जाते हैं। तो मध्य अक्षांश से या शीतोष्ण कटिबंधीय भागों के वितरण मानचित्र बनाए जाते हैं, जिसमें अपन कहें दोनों गोलार्ध एक साथ हैं, उत्तरी गोलार्ध भी और दक्षिणी गोलार्ध भी। इसलिए क्या कहता है इस बात को? विश्व में गेहूं है, फिर कहे चुकंदर है, जई है, जौ है, कोणधारी वन है, सेब उत्पादन है। इनका वितरण मानचित्र बनाने में किसका प्रयोग किया जाएगा? मॉलविड का। विश्व में, और एक गोलार्ध में फिर बोन आ जाएगा। एक गोलार्ध शब्द लिखते फिर मॉलविड नहीं आएगा, फिर शब्द क्या आ जाएगा? बोन आ जाएगा। अब लिखना इसकी विशेषताएं। विशेषताओं में लिखना अब इसकी जानकारी। अशुद्ध कैसे हो सकती है? इसकी शुद्ध मापनी कहाँ है? वो भी अपन ने उससे कोई माना है। त्रिज्या कितनी होनी चाहिए थी? त्रिज्या 2 माननी थी, उसके आधार पे लंबाई कोई ज्ञात की आपने, √2 रखा है। शुद्ध कहाँ है? और विषुवत रेखा की परिधि ज्ञात करने के लिए क्या आना चाहिए था? सूत्र 2πr आना चाहिए था, इसलिए अशुद्ध है। जानबूझकर छोटा बनाया है अपन ने। क्यों बनाया है? शीतोष्ण भागों को दर्शाने के लिए। और शीतोष्ण भागों को दर्शाने में फिर भी लास्ट में जाते हैं तो किनारे वाले भागों में विकृति हो गई। यदि इस विषुवत रेखा को वास्तविक लंबाई में और लंबी बनाएंगे
तो ये किनारे वाले भाग और ज्यादा विकृत हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा पेट बहुत ज्यादा फैल गया, जो वास्तव में ग्लोब का विकृत रूप है। हालांकि ये कहेगा इससे भी ज्यादा विकृति सिनुसोइडल में है, लेकिन इसमें इस तरीके से डिजाइन किया है कि मध्य अक्षांश वाले भागों का क्या बनाया जा सके, इसलिए विषुवत रेखा से अपने कोई संबंध, अपने को विषुवत रेखे भागों को शुद्ध दिखाने की जरूरत नहीं थी। विषुवत रेखे भागों को शुद्ध दिखाने के लिए एक आप प्रक्षेप लेके आए जिसका नाम था बेलनाकार समक्षेत्रफल प्रक्षेप, और उसमें लाइन देखना, उसमें क्या लिखा आपने, विषुवत रेखा की लंबाई शुद्ध होती है, ये लिखा है वहां, क्योंकि वो विषुवत रेखा दर्शाना था। अब आपको विषुवत रेखा नहीं दर्शाना, आपको क्या दर्शाना है, इसलिए इन भागों को दिखाना है, तो जानबूझकर इसके पैमाने को छोटा रखा गया है, तब ये विकृति कम हुई है, नहीं और ज्यादा विकृति हो जाती। मैंने क्या लिखा शुरू में, रूढ़ प्रक्षेप में कोई विशेष उद्देश्य लेकर गणितीय विधियों के आधार पर ये मानचित्र बनाए जाते हैं, और इस प्रक्षेप को बनाने का उद्देश्य क्या था, शीतोष्ण कटिबंधीय भागों के वितरण मानचित्र बनाने के लिए। इसलिए अपने को विषुवत रेखा से कोई संबंध नहीं रखा, उसमें गलती हो रही है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अपने को शीतोष्ण कटिबंध वाले भाग सही चाहिए। विशेषताएं, एक नंबर पे लिखना अक्षांश रेखाएं, एक नंबर पे अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा की समानांतर पैरेलल, अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। यानी विषुवत रेखा के पैरेलल हैं, समानांतर। अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के समानांतर खींची जाती हैं। दूसरी जानकारी, ध्रुव रेखा नहीं है, इसलिए ध्रुव को अपने को अलग लिखना पड़ता है। ध्रुव को वास्तविक रूप में बिंदु की तरह, बिंदु की तरह दर्शाया जाता है। ध्रुव को वास्तविक रूप में बिंदु की तरह दर्शाया जाता है। तीसरी जानकारी, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, अब यहां शब्द आपने ध्रुव नहीं लिखा, ध्रुवों की ओर जाने पर, इसका मतलब दोनों ध्रुव, चाहे उत्तरी ध्रुव हो चाहे दक्षिणी ध्रुव हो, नॉर्थ पोल चाहे साउथ पोल, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के बीच की दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों के बीच की दूरी घटती जाती है। घटती जाती है। अक्षांश विषुवत रेखा के पैरेलल हैं, ध्रुव को वास्तविक रूप में बिंदु की तरह दर्शाया है, और विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जैसे जैसे जाएंगे तो बीच की दूरी कम हो रही है, घट रही है। और मैंने चित्र में ऐसे ही आपको जानकारी इस बात को दिखाने का प्रयास किया है।
अब 30, 60, 90 में जिसमें आपको अंतर समझ में आए और दूरी ध्रुव की तरफ जा रहे हैं तो घट रही है। नेक्स्ट लिखना 4 नंबर। ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा की लंबाई विषुवत रेखा से, विषुवत रेखा से आधी होती है। ग्रीनविच रेखा की लंबाई विषुवत रेखा से आधी होती है। जो भी विषुवत रेखा का पार्ट है लंबाई उससे जस्ट आधी है। हालांकि अपने को पता है वास्तविक रूप से ये छोटी है, ठीक है, लेकिन ये अपने को जो 90 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर को बनाना है उसके आधार पर जो अपन के पूर्ण वृत्त की जो बात करते हैं वो उसके आधार पर निर्धारण है। दूसरी बात, इसको उल्टा भी लिखा जा सकता है, विषुवत रेखा की लंबाई ग्रीनविच रेखा से दुगनी होती है, ऐसा भी कह सकता है। विषुवत रेखा की लंबाई ग्रीनविच रेखा से दुगनी होती है, ये बात भी कह सकता है, ये ध्यान रखना। 5 नंबर, 90 डिग्री पूर्वी व 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाएं मिलकर नब्बे डिग्री पूर्वी व 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखाएं मिलकर पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं, जबकि अन्य देशांतर रेखाएं, इसके अलावा जबकि अन्य देशांतर रेखाएं मिलकर दीर्घवृत्त बनाती हैं। बाकी पूर्ण वृत्त का निर्माण कोई नहीं करती, जबकि अन्य देशांतर रेखाएं मिलकर पूर्ण दीर्घवृत्त बनाती हैं। केवल 90 डिग्री पूर्वी व पश्चिमी पूर्ण वृत्त बनाती हैं, अन्य देशांतर रेखाएं मिलकर दीर्घ वृत्त बनाती हैं। 6 नंबर पे ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा सरल रेखा, यह विशेष रूप से ध्यान रखना, देशांतरों में केवल एक ही सरल रेखा है ग्रीनविच, बाकी कोई नहीं है। ग्रीनविच रेखा सरल रेखा के रूप में ग्रीनविच रेखा सरल रेखा के रूप में खींची जाती है। ग्रीनविच रेखा सरल रेखा के रूप में खींची जाती है, जो सभी अक्षांशों को सरल रेखा के रूप में खींची जाती है, जो सभी अक्षांशों को समकोण पर काटती है। आपको ध्यान हो, पहले भी अपन ने कहा था सरल रेखा होती है वो कैसे काटती है, समकोण पर काटती है, जबकि अन्य सभी देशांतर रेखाएं, अन्य सभी यानी ग्रीनविच के अलावा अन्य सभी देशांतर रेखाएं वक्राकार रूप में, वक्राकार का मतलब कर्व, अन्य सभी देशांतर रेखाएं वक्राकार रूप में खींची जाती हैं,
जो अक्षांशों को तिरछे रूप में काटती हैं। जो अक्षांशों को तिरछे रूप में काटती, कर्व के रूप में वक्र हैं, वक्र होती है तो कैसे काटती हैं? तिरछे रूप में। जो अक्षांशों को तिरछे रूप में काटती हैं। नेक्स्ट लिखना 7 नंबर। विषुवत रेखा की मापनी अशुद्ध है। अशुद्ध से तात्पर्य है अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी है। ये छोटी इसलिए रखी किनारे वाले भाग विकृत नहीं हो, उसको कम विकृति हो। विषुवत रेखा की मापनी अशुद्ध है, अर्थात विषुवत रेखा अपनी वास्तविक लंबाई से छोटी है। वास्तविक लंबाई से छोटी है। तथा 5 डिग्री अक्षांशों तक ये विषुवत रेखा जो अपनी वास्तविक जो लंबाई से छोटी है, कहता है ये स्थिति 5 डिग्री अक्षांशों तक ऐसी देखते हैं। तथा 5 डिग्री अक्षांशों तक अक्षांश अपनी वास्तविक मापने से छोटे होते हैं, छोटे हैं। इसका मतलब 5 डिग्री अक्षांश तक अक्षांश जो हैं अपनी वास्तविक मापने से कुछ पार्ट क्या इनका छोटा है, छोटे होते हैं। तथा 45 डिग्री से ध्रुवों की ओर 45 डिग्री से ध्रुवों की ओर अक्षांश अपनी तथा 45 डिग्री से ध्रुवों की ओर अक्षांश अपनी वास्तविक मापनी से अक्षांश अपनी वास्तविक मापने से बड़े हैं। वहां उनकी मापनी बढ़ी हुई है। आठ नंबर पे ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा की मापनी अशुद्ध है। ग्रीनविच रेखा की मापनी अशुद्ध है, अर्थात ग्रीनविच या प्रधान यामोत्तर जिसको कहें, अर्थात ग्रीनविच रेखा अपनी वास्तविक मापने से छोटी है। ग्रीनविच रेखा अपनी वास्तविक मापने से छोटी है। विषुवत रेखा भी छोटी है और ग्रीनविच रेखा भी अपनी वास्तविक मापने से छोटी है। 9 नंबर पे यह यथाकृतिक
यह यथाकृतिक प्रक्षेप नहीं है। यथाकृतिक मतलब आकृति शुद्ध नहीं है, ऑर्थोमॉर्फिक नहीं है। 10 नंबर पे यह दिगंशीय प्रक्षेप नहीं है। एजीमुथल भी नहीं है, ट्रू डायरेक्शन भी। यह दिगंशीय प्रक्षेप नहीं है। इसका मतलब ये कौन सा है? समक्षेत्रफल, जो नाम में लिखा अपन ने। तो 11 नंबर पे लिखना यह समक्षेत्रफल इक्वल एरिया या होमोलोग्राफिक, जिसको होमोलोग्राफिक लिखेगा, या इक्वल एरिया लिखेगा, यह समक्षेत्रफल प्रक्षेप है जो शीतोष्ण कटिबंधीय, आप ध्यान रखना है शीतोष्ण कटिबंध की बात की है। और शीतोष्ण कटिबंध नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा? मध्य अक्षांशीय। जो शीतोष्ण कटिबंधीय फसलों के विश्व शीतोष्ण कटिबंधीय फसलों के विश्व के वितरण मानचित्र बनाने में उपयोगी है। ये ध्यान रखना, ये गोलार्ध नहीं लिखा है, अब पूरे वर्ल्ड की बात की है। इसका मतलब शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों गोलार्ध। तो विश्व के वितरण मानचित्र बनाने में उपयोग, कहाँ के विश्व के? शीतोष्ण कटिबंधीय फसलों के विश्व के वितरण मानचित्र बनाने में उपयोगी है। जैसे आप लिख रहा है इसमें गेहूं, जौ, जई, चुकंदर, सेब, शीतोष्ण वन, एक वन भी है ये शीतोष्ण वन, इन्हीं को कोणधारी वन भी कह देता है। शीतोष्ण वन या कोणधारी वन। शंकुधारी वन, कॉर्नी फॉरेस्ट। गेहूं, जौ, जई, चुकंदर, सेब, शीतोष्ण वन, कोणधारी वन, शंकुधारी वन, कोई सा भी नाम लिखे ये, आदि के वितरण मानचित्र बनाए जाते हैं। आदि के वितरण मानचित्र बनाए जाते हैं। ये तो मॉलवीड है, जिस मॉलवीड पर अपन पूरा विश्व दिखाते हैं। फिर मॉलवीड को भी सुधार दिया और सुधरा हुआ मॉलवीड आया, जिसको नाम रख दिया इंट्रैप्ड मॉलवीड, जिसको सुधरा हुआ मॉलवीड। इस मॉलवीड में जो कुछ कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने के इंट्रैप्ड मॉलवीड रख दिया नाम। और बाकी की बातें कल करेंगे।